हेडिंग मैंने लगा दी है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफॉर्मर यानी एक ऐसी डिवाइस जो एसी जो है अल्टरनेट करंट है उसकी वोल्टेज को कम या ज्यादा करती है। अलग अलग यूज़, अलग अलग पर्पज़ के लिए हमें क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सिर्फ एक ही वोल्टेज के ऊपर जनरेट होती है। उसको आगे संचरित करने के लिए आगे हाई वोल्टेज पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद में जब यूज किया जाता है तो उसको लो वोल्टेज के ऊपर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से वोल्टेज को चेंज करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। तो एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, एसी वोल्टेज, एसी जो है उसकी वोल्टेज को एसी जो है उसकी वोल्टेज को कन्वर्ट करती है, कम या ज़्यादा कर देती है, क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत की अपने बात कर लेते हैं 2 नंबर पे। जब इसके सिद्धांत की अपने बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, फेराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, काम करता है कि यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न किया जाता है और उसके हिसाब से वहाँ पे वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी रचना की, कैसे बनाया जाता है। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ और डायग्राम से ही आपको सब क्लियर कर लेना है। देखिए ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर में एक नरम लोहे का क्रोड होता है, नरम लोहे का एक क्रोड। अब क्रोड किसी भी टाइप का हो सकता है, मैं इनमें एक कॉमन टाइप को यूज कर रहा हूं यहाँ पे, जो क्या है, एक आयताकार क्रोड है। जो एक क्या है, आयताकार क्रोड है इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक नरम लोहे का क्रोड बना दिया। अब इस क्रोड की विशेषता क्या है, पहली विशेषता ये नरम लोहे का बना हुआ है और दूसरी इसकी विशेषता है कि इसको किया गया है पटलित, यानी ऐसे टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया गया है इसको। ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, इसको पटलित कर दिया। ठीक है, तो नरम लोहे का क्रोड जिसको क्या किया गया है, पटलित किया गया है। अब इस पटलित क्रोड के ऊपर देखिए क्या होता है, 2 कुंडली होती है हमारे पास, उन कुंडलियों को इस प्रकार से इसके ऊपर लपेटा गया है। ये होगी पहली कुंडली,
इसी प्रकार से दूसरी कुंडली को बना दिया जाए। ठीक है, तो ये है कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और ये होती है द्वितीयक कुंडली। जब रचना की बात करते हैं तो रचना में क्या करते हैं अपने, इसमें मेंशन कर देता हूं मैं डायग्राम के अंदर ही। ये है नरम लोहे का पटलित क्रोड। नरम लोहे का ये क्या हो जाता है, पटलित क्रोड। प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली दोनों की दोनों कुंडलियां बनी होती है तांबे की। दोनों की दोनों कुंडलियां किससे बनी हुई है, तांबे की बनी हुई है। और विद्युत रुद्ध तांबे के ये तार होते हैं, यानी इनके एक दूसरे के अंदर मतलब टच करने पर तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, एक दूसरे को ऊपर से विद्युत रुद्ध बनाया जाता है। विद्युत रुद्ध तांबे के तारों से इस प्रकार से कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली को कहते हैं अपने प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली से एसी वोल्टेज को इनपुट दिया जाता है, यानी इसके अंदर प्रवाहित करवाया जाता है। और द्वितीय कुंडली से हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, और इतनी चीज याद रखते ही अपनी रचना पूरी की पूरी इसकी तैयार हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक? डायग्राम से लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो आप लोग। क्या आगे चल सकते हैं इसके बाद? चलिए देखिए, इसके बाद ये होगी इसकी रचना। रचना के बाद आती है क्रियाविधि। वर्किंग कैसे करती है, कि वर्किंग के लिए हम इसमें क्या समझते हैं, वर्किंग के लिए आप समझिए कि जब क्या किया जाता है प्राथमिक कुंडली के अंदर, जब प्राथमिक कुंडली के अंदर कोई भी एसी को इनपुट दिया जाता है यहाँ पे, यानी अल्टरनेट करंट को प्रवाहित करवाया जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है, एक कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है। कुंडली में से धारा प्रवाह होने के कारण अब धारा कैसी है, प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार परिवर्तित होता है, और धारा में लगातार परिवर्तन होने के कारण वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली में से धारा को प्रवाहित करवाया जाता है तो उस कुंडली में से एक चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और उस धारा के मान में जब परिवर्तन होता है तो वहां पे फ्लक्स के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अब देखिए, प्राथमिक कुंडली में से जब धारा को प्रवाहित करवाई जाती है तब प्राथमिक कुंडली के अंदर यहां पे एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। और वो चुंबकीय फ्लक्स इस नरम लोहे के क्रोड के माध्यम का उपयोग करके डायरेक्टली किससे संबंधित हो जाता है, द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाता है। जो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण फ्लक्स उत्पन्न हुआ था वो डायरेक्टली किससे रिलेट हो जाएगा, द्वितीय कुंडली से। और जो द्वितीय कुंडली है उसमें जब इसमें से फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उसके मान में भी परिवर्तन होगा। और इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और वही प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने को किस प्रकार से मिलता है, आउटपुट के रूप में मिलता है। वही प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें क्या मिलता है, आउटपुट के रूप में मिलता है। देखिए,
It's 8:42. By the way, you can stop me at any time. Just press the action button. Message from Deepika Ji and 4 other updates. कमल, आपका क्वेश्चन है सर, क्या एम फ्लक्स को हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई फ्लक्स की तरह मान सकते, या मैग्नेटिक फ्लक्स को हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह मान सकते हैं? देखिए, जब फ्लक्स की अपने बात करते हैं तो फ्लक्स को अपने डिफाइन करते हैं जो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके द्वारा डिफाइन करते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स की अपने बात करेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा अपने डिफाइन करते हैं। दोनों है सेम ही, लेकिन अगर अपने बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की तो विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। अन्य आवेश की अनुपस्थिति में विद्युत बल रेखाएं एकदम सीधा गति करती है। वही चुंबकीय फ्लक्स की अपने बात करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक बंद लूप बनाती है। उस लूप के कारण यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि अगर दोनों को सेम माने तो फ्लक्स है वो यहां से लेकर के यहां तक किस प्रकार से संबंधित होता है, तो वो उस बंद लूप के कारण संबंधित होता है। दोनों को सेम मान सकते हैं, फ्लक्स वही चीज होती है। फ्लक्स चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, किसी भी टाइप का फ्लक्स हो हमेशा वही रहता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र रेखाओं के लिए अलग अलग टाइप से उसको अपने डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है क्या कमल कुमार? और कोई डाउट है तो पूछिए। एम फ्लक्स में ई फ्लक्स की तरह चार्ज चाहिए क्या बॉक्स में? नहीं, दोनों में डिफरेंस ये है, चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अपने यूजेबल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने बात की, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी भी कारण से, अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, त्वरित गति कर रहा है एक आवेश, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। और अगर अपने बात करें एक मैग्नेट के लिए तो एक मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। मैग्नेट की कंडीशन में वहाँ पे हमें चार्ज की आवश्यकता नहीं होती, और जब चार्ज की एक्सेलरेटेड मोशन होती है वहाँ पे, तब वहाँ पे क्या होता है, जब चार्ज की ये त्वरित गति होती है तब वहाँ पे चार्ज की आवश्यकता होती है। तो जरूरी नहीं है एक बार हमें चार्ज की यहाँ पे आवश्यकता हो। ओके, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मतलब जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो सेकेंडरी जो कॉइल है उसके अंदर संबंधित हो जाता है। मानते हैं अपनों ने माना कि प्राथमिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करवाई जाती है तब उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या है, हमने मान लिया वो चुंबकीय फ्लक्स है फाई। वही चुंबकीय फ्लक्स किससे संबंधित हो जाएगा? द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाएगा। वही चुंबकीय फ्लक्स किससे संबंधित हो जाएगा? द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाएगा। अब फाई चुंबकीय फ्लक्स है जो उत्पन्न हुआ है धारा प्रवाह के कारण, फाई चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। वो चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबंधित होगा, तो द्वितीय कुंडली से संबंधित कुल फ्लक्स देखिए उत्पन्न हुआ फाई फ्लक्स, वो सारा का सारा इससे संबंधित हुआ, तो एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना है? फाई है। मानना द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है कैपिटल एन एस और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है कैपिटल एन पी, तब द्वितीय कुंडली से संबंधित एक फेरे से संबंधित फ्लक्स हो जाएगा फाई,
तो NS फेरों से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा, NS इंटू में फाई। तो द्वितीय कुंडली से संबंधित कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, NS इंटू में फाई। अब नेक्स्ट देखिए, अब इस फ्लक्स में जो प्राथमिक कुंडली है उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा प्रत्यावर्ती धारा है, उसके कारण वहां पे फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। धारा में परिवर्तन होने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ES, उसका मान कितना हो जाएगा, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ES का मान कितना हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर d/dt NS इंटू में फाई। किसी भी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है वो किसकी होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। एक साइन आता है वहां पे नेगेटिव का, NS कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ES का मान कितना आ जाएगा, -NS d/dt। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये तो क्या है, द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स है। अब प्राथमिक कुंडली के अंदर की अपने बात करें तो प्राथमिक कुंडली के अंदर भी क्या है, धारा प्रवाहित करवाने के कारण वहां पे फाई फ्लक्स तो उत्पन्न हो रहा है, सौ प्रेरकता की। ये तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत हो गया, यहाँ पे अन्योन्य प्रेरकता हुआ द्वितीय कुंडली में। अगर प्राथमिक कुंडली की बात करें तो वहां पे सौ प्रेरकताओं का सिद्धांत क्या कहता है कि प्राथमिक कुंडली से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स हो जाएगा NP इंटू में फाई, तब EP प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, EP का मान होगा -d/dt NP इंटू में फाई, यानी EP का मान हो जाएगा -NP/dt। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे निकाली। फर्स्ट इक्वेशन है वो अन्योन्य प्रेरकताओं के अनुसार आई है और सेकंड इक्वेशन है वो सौ प्रेरकताओं के अनुसार आई है। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को पूछिए। ओके, देखें अब इसके बाद अपने क्या बात करते हैं कि जो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली है, उसमें धारा प्रवाह क्या हो, बहुत कम हो। यदि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में यदि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाह क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आई है, फर्स्ट और सेकंड। इन इक्वेशन के अंदर यहां पे भी d/dt है, यहां पे भी d/dt है, दोनों जगह d/dt है। दोनों को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड विद इक्वेशन सेकंड जब मैं करता हूं तब मेरे पास क्या आएगा, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। इसको तो मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको होल्ड पे रखता हूं। अब मैं एक कंडीशन लेके चलता हूं कि यदि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली है, दोनों के अंदर धारा प्रवाह का मान क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। इस धारा प्रवाह का मान हमने कम क्यों लिया कि ये जो कुंडली है, कुंडली का कुछ ना कुछ वहां पे रेजिस्टेंस जरूर होता है।
कुंडली का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वहां पे जरूर होता है, तो उस प्रतिरोध के कारण यहाँ पे विभव पतन भी होता है। विभव पतन भी होता है तो वहां पे टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब धारा प्रवाह का मान I का मान बहुत ही कम है और कुंडली बनी हुई है तांबे की, तो तांबे का प्रतिरोध भी बहुत ही कम है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, जो टर्मिनल वोल्टता है वो लगभग बराबर हो जाएगी जो विद्युत वाहक बल है उसके, यानी Vp लगभग बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में EP के, और Vs लगभग बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में ES के। यानी ES अपॉन में EP की जगह मैं क्या ट्रांसफर कर सकता हूँ, VS अपॉन में VP इज इक्वल टू NS अपॉन में NP। इक्वेशन नंबर 4। दोनों में डिफरेंस देखिए, Vs और Vp वहां पे क्या है, टर्मिनल वोल्टता है, वहीं ES और EP वहां पे क्या है, जो विद्युत वाहक बल है वो है। दोनों एक जैसे हैं, फिर भी सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन में दोनों में डिफरेंस ये है कमल कुमार की प्राथमिक कुंडली जो है उसमें धारा प्रवाह करवा रहे हैं और उस धारा प्रवाह के कारण उसी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वो सिद्धांत है स्वप्रेरकताओं का। और वहीं द्वितीय कुंडली की अपने बात करेंगे तब वहां पे क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह करवाने के कारण द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो वो सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरकताओं का। दोनों क्या है, दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं, लेकिन दोनों में स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण हो रहा है। प्राथमिक कुंडली में वहां पे स्व प्रेरण होता है और द्वितीय कुंडली में वहां पे अन्योन्य प्रेरण होता है। क्लियर है? ओके अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली वोल्टता की। अब देखिए कि अगर यहां पे शक्ति की हानि ना हो, यदि परिपथ में शक्ति हानि नगण्य हो तो P इनपुट बराबर हो जाएगी किसके, P आउटपुट के। कि परिपथ में कोई शक्ति हानि, ट्रांसफॉर्मर में कोई शक्ति हानि नहीं होती, तब वहां पे P इनपुट बराबर किसके हो जाएगा, P आउटपुट के हो जाएगा। P इनपुट का मान क्या है, Vp इंटू में IP बराबर हो जाएगा Vs इंटू में IS। कहने का मतलब है IP अपॉन में IS इज इक्वल टू Vs अपॉन में Vp, और Vs अपॉन में Vp किसके बराबर है, Ns अपॉन में Np के। Vs अपॉन में Vp किसके बराबर है, Ns अपॉन में Np के। इक्वेशन नंबर 5। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है कि जब वोल्टता का मान बढ़ेगा तब धारा का मान घटेगा, जब वोल्टता का मान घटेगा तब धारा का मान वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर को दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर को दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है उच्चाई और दूसरा होता है अपचाई। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर और अपचाई ट्रांसफॉर्मर दोनों में देखिए होता क्या है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, यदि Vs बड़ा हो Vp के, कि वोल्टता का मान क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर बढ़ा देता है। यदि वोल्टता का मान क्या कर दे, ट्रांसफॉर्मर बढ़ा दे, तो उस ट्रांसफॉर्मर को अपने क्या कहेंगे, उस ट्रांसफॉर्मर को अपने कहेंगे उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। और अगर वोल्टता का मान ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, कम कर देता है, तब उस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहेंगे, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। Vs बड़ा हो Vp के, तब वहां पे Ns क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, Np से। Ns बड़ा हो जाएगा किससे, Np से। Ns बड़ा है Np से, तो Ip बड़ा हो जाएगा Is से।
कहने का मतलब है जब वोल्टता का मान बढ़ाएगा ट्रांसफॉर्मर तो वहां पे धारा का मान क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर एक ट्रांसफॉर्मर को ऐसे यूज करना है कि वोल्टेज का मान हमने बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, द्वितीयक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या से अधिक कर देते हैं। और इसके विपरीत अपचाई ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो उसमें क्या हो जाएगा, NS लेस देन हो जाएगा NP, IS ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, IP से। यानी अपचाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम हो जाएगी, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान प्राथमिक कुंडली से कम हो जाता है। आउटपुट में हमें क्या होती है, वोल्टता कम प्राप्त होती है। तो इससे वोल्टता का मान बढ़ाया जा सकता है और इसकी सहायता से वोल्टता का मान क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इतना है आपका ट्रांसफॉर्मर। कमल कुमार आपका क्वेश्चन है, क्या कभी भी करंट का मान पोटेंशियल से ज्यादा हो सकता है? अलग अलग कंडीशन होती है, ज्यादा हो सकता है, बट दोनों को अपने कंपेयर नहीं कर सकते। एक का मात्रक होता है वोल्ट और दूसरे का मात्रक है एम्पियर। दो चीजों की कंपैरिजन तभी की जा सकती है जब दोनों के मात्रक सेम हो। अलग अलग मात्रक है तो हम वहां पे तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते, हम ये कंपेयर ही नहीं कर सकते कि वोल्टता का मान ज्यादा है या धारा का मान वहां पे ज्यादा है। हम वोल्टता को वोल्टता से तुलना कर सकते हैं और धारा को धारा से वहां पे तुलना कर सकते हैं। ओके, पर ओम लॉ से V ग्रेटर देन, ओम लॉ में कहीं पर ये तो नहीं लिखा कि V हमेशा बड़ा होता है I से, नहीं, ओम लॉ में कभी ये नहीं लिखा कि V हमेशा बड़ा होता है I से। ओम लॉ में ये लिखा हुआ है V समानुपाती होता है I के। R का मान पॉजिटिव है लेकिन जरूरी नहीं हमेशा 1 ओम से बड़ा हो, 1 ओम से छोटा भी तो हो सकता है। R का मान पॉजिटिव है लेकिन वहां पे ये नहीं है कि 1 ओम से ज्यादा हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। पॉइंट्स में वैल्यू आएगी तब वहां पे I बड़ा हो जाएगा V से। क्वेश्चन है किसका रेजिस्टेंस 1 से छोटा होता है रियल में। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें, अपने एक वायर की बात कर लेते हैं, तांबे के तार की बात कर लेते हैं। तांबे के तार के अपने कंपेयर करेंगे तो तांबे के तार के छोटे से टुकड़े का रेजिस्टेंस 1 से छोटा होगा, नगण्य मानते हैं इसीलिए उसका रेजिस्टेंस अपने। ओके, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लास्ट पॉइंट आता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मर है उसकी दक्षता क्या होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की अपने बात कर लेते हैं, एक फॉर्मूला नीटा इज इक्वल टू, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की अपने बात करते हैं तो हम लिख देते हैं P आउटपुट अपॉन में P इनपुट गुणा में 100%, P आउटपुट अपॉन में P इनपुट गुणा में 100%। जब अपने बात करें इस कंडीशन में P आउटपुट बराबर होता है P इनपुट, P आउटपुट बराबर किसके है, P इनपुट के है। तो इस कंडीशन में नीटा की वैल्यू हमेशा कितनी आती है अपने पास, 100%, दक्षता 100% होती है। लेकिन कोई भी ट्रांसफॉर्मर 100% दक्ष नहीं हो सकता। जितनी शक्ति अपने इनपुट देते हैं उतनी शक्ति उसमें आउटपुट में हमें हमेशा प्राप्त नहीं होती। उस दक्षता का मान कम क्यों होता है, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है, ऊर्जा की
हानि होती है। और उस ऊर्जा की हानि के कुछ कारण होते हैं। पहला है ताम्र हानि। पहला रीजन यहां पे क्या बताया हुआ है, ताम्र हानि। कॉपर जो यूज किया है हमने कुंडलियों को बनाने में, उस कॉपर का हमने माना रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। हमने क्या माना, रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। तभी हमने क्या किया यहाँ पे, ये Vp लगभग बराबर क्या माना है हमने, Ep Vs लगभग बराबर माना है Es की। I का मान भी कम है और R का मान बहुत ही कम, लगभग क्या है वहां पे, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए R का मान क्या है, 0 है। परंतु ऐसा नहीं होता, R का मान 0 नहीं होता, R का कुछ ना कुछ मान होता है। इसलिए I2R के रूप में वहां पे क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। I2R के रूप में वहां पे क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को कम करने के लिए जो तांबे का तार यूज किया जाता है उसका प्रतिरोध हमें कम करना होता है। और प्रतिरोध कम किस प्रकार से किया जा सकता है, एक नियत लंबाई के तांबे के तार के लिए उसकी मोटाई को बढ़ा करके, उसका अनुप्रस्थ काट A बढ़ा करके क्या किया जाता है, प्रतिरोध कम किया जाता है। क्योंकि प्रतिरोध R बराबर किसके होता है, रो एल अपॉन में ए के। ए का मान बढ़ा करके क्या किया जाता है, आर का मान घटाया जाता है। इसलिए तांबे का तार कुंडली बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको मोटा लिया जाता है, मोटे तार का यूज किया जाता है ताकि वहां पे क्या हो जाए, प्रतिरोध का मान कम हो जाए। सेकंड पॉइंट की अपने बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो फ्लक्स हमने लिखा कि चुंबकीय फ्लक्स फाई है जो उत्पन्न हुआ था वहां पे प्राथमिक कुंडली में, और वही सारा का सारा फ्लक्स क्या हो गया, द्वितीय कुंडली से संबंधित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, आइडियली ऐसा वहां पर नहीं हो सकता कि इस प्रकार से कुंडली को लपेटा जाए और वहां पे सारा का सारा चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो दोनों कुंडलियां हैं उन दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर ही लपेट दिया जाता है ताकि अधिकतम फ्लक्स क्या हो, एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाए। किस प्रकार से लपेटा जाता है उन दोनों कुंडलियों को, ये मान लीजिए पहली कुंडली है तो दूसरी कुंडली को इसी के ऊपर इस प्रकार से लपेट दिया जाता है ताकि वहां पे फ्लक्स क्या हो जाए, एक कुंडली का, प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स है वो अधिकतम द्वितीय कुंडली के साथ संबंधित हो जाए, एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है। तीसरे पॉइंट की अपने बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो भंवर धाराएं कि जो ये लोहे का क्रोड हमने यूज किया है, लोहे का क्रोड हमने यूज किया है, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण वहां पे क्या होता है, वहां पे ऊर्जा की हानि होती है। भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण वहां पे क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। भंवर धाराएं हमेशा क्या बनाती है, एक बंद लूप बनाती है। उस बंद लूप को ना बनाने के लिए, कि वो बंद लूप वहां पे ना बन जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्रोड को पटलित कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, नरम लोहे के क्रोड को पटलित कर देते हैं। पटलित करते टाइम उनमें क्रोड के बीच में एक विद्युत रुद्ध क्या लगा दिया जाता है, पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो, वहां पे भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो पाए और उसके कारण वहां पे ऊर्जा की हानि ना हो। लास्ट पॉइंट की अपने बात करें तो शैथिल्य पास, आपने पढ़ा है शैथिल्य पास कि जो चुंबकीय हमने यहाँ पे पदार्थ काम में लिया है वो लोहा चुंबकीय पदार्थ है। लोहा चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, शैथिल्य पास होता है, और शैथिल्य पास के अंदर आपने पढ़ा है कि ऊर्जा की हानि होती है। उस शैथिल्य पास के लिए वहां पे ऊर्जा की हानि होती है। वक्र जितना ज्यादा मोटा होगा, उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ऊर्जा की हानि क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए किसी और धातु का यूज ना करके नरम लोहे का यूज किया जाता है ताकि वहां पे शैथिल्य पास का जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम हो। शैथिल्य पास का क्षेत्रफल वहां पे न्यूनतम होगा तो उसके कारण ऊर्जा की हानि भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। लास्ट पॉइंट की अपने बात करें तो इसके बाद कि जब धारा प्रवाह यहाँ पे करवाया जाता है तो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उष्मा ऊर्जा के रूप में वहां पे ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। कुंडलियां होती है वो जल सकती है, अधिक ताप के कारण पिघल सकती है। उससे बचाने के लिए ट्रांसफॉर्मर को हमेशा क्या किया जाता है, एक तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है, एक लिक्विड के अंदर डुबो करके रखा जाता है। उस लिक्विड का नाम भी आपको पता होगा,
ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल को विभव को जो कंट्रोल कैसे करता है, कमल कुमार आपका क्वेश्चन ये है। तो ट्रांसफॉर्मर विभव को कंट्रोल अगर अपने बात करें कि यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ ना कुछ इनपुट दिया, जो उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे अपने बात करेंगे तो वहाँ पे जो आउटपुट अपने को मिल रही है वो आउटपुट किसकी वजह से मिल रही है, वो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अपने को मिल रही है चुंबकीय फ्लक्स के कारण। यानी दोनों कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ डायरेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच ना होकर के वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। और विद्युत चुम्बकीय हमने यही चीज देखी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत में कि यहाँ पे इस कुंडली से संबंधित फ्लक्स के मान में जो इनपुट हमने दे रहे हैं, वहां पे इनपुट हम जो दे रहे हैं वो हमेशा क्या करता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन करता है। और फ्लक्स के मान में परिवर्तन करता है, उसके कारण यहाँ पे उत्पन्न क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को फेरों की संख्या को बदल करके कुंडली में हम परिवर्तित कर सकते हैं। और उस कारण से यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब का जो पोटेंशियल है उसको यूज कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। कोई और डाउट? नहीं, एक ट्रांसफॉर्मर जब अपने बनाते हैं तो वो फिक्स होता है कि वो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है या अपचाई ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर बनने के बाद उसमें बार बार फेरों की संख्या को परिवर्तित नहीं किया जाता। ट्रांसफॉर्मर बनने के बाद उसमें बार बार फेरों की संख्या को परिवर्तित नहीं किया जाता। बनते टाइम ही वो श्योर हो जाता है कि ये ऊंचाई है या अपचाई है। जैसे अपने बात करें जो गांव में शहरों में लगे होते हैं ट्रांसफॉर्मर, जो इलेक्ट्रिक लाइन आती है बाहर से, उसकी वोल्टेज हाई होती है, वो सारे के सारे अपचाई ट्रांसफॉर्मर होते हैं। वो हमेशा वोल्टेज को क्या करते हैं, कम करते हैं। वो हमेशा वोल्टेज को क्या करते हैं, कम करते हैं। उनका काम इतना ही है कि वो वोल्टेज का मान घटा दे, वो वोल्टेज का मान घटा के आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमें कई जगह ऐसा होता है कि ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है और हमें जो मिल रही है वो वोल्टेज वो क्या अपेक्षाकृत कम है, तो हम वहाँ पे स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं। स्टेबलाइजर के अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जो क्या करता है, वोल्टेज के मान को वापस बढ़ा देता है। स्टेबलाइजर के अंदर भी क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर लगा है जो वोल्टेज के मान को वापस बढ़ा देता है। वो ट्रांसफॉर्मर कैसा है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर है। अब स्टेबलाइजर ऐसा नहीं करेगा कि वोल्टेज के मान को कम कर दे। स्टेबलाइजर कभी ऐसा नहीं करेगा कि वोल्टेज के मान को वहां पे कम कर दे, वो वोल्टेज के मान को बढ़ाने का ही काम करेगा। पीछे से अगर वोल्टेज ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा आ जाए वोल्टेज, तो उसके कारण क्या होगा, स्टेबलाइजर उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। और बढ़ाने के कारण वहां पे क्या होगा, अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, अंदर जो डायोड्स लगी हुई है, वो क्या हो जाएगी, वहां पे जल जाएगी। आपने इस चीज को देखा भी होगा। तो एक ट्रांसफॉर्मर हमेशा या तो ऊंचाई होगा या फिर अपचाई होगा, उसमें फेरों की संख्या को बार बार बदला नहीं जाता। आवर्ती कांस्टेंट होती है ट्रांसफॉर्मर के लिए। हाँ, वहां पे जो परिवर्तन की आवृत्ति है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है वही फ्लक्स परिवर्तन द्वितीय कुंडली में हो रहा है। और वो परिवर्तन किसके हिसाब से हो रहा है, उस धारा के हिसाब से हो रहा है जो उसमें अपनों ने इनपुट दी है। तो वो आवृत्ति, परिवर्तन की आवृत्ति होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी।